हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन के सेशन को लेके ही कंटिन्यू करेंगे। जिन क्वेश्चंस को हम कल देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। एजर्शन और रीजन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के जो एग्जामिनेशन होगा उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली एजर्शन और रीजन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्ट है आज का वो एजर्शन और रीजन का ही है। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन हमने कल किए थे। क्वेश्चन नंबर है 21। एक्चुअली ये 171 है जो कि 21 शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, एजर्शन रीजन के भी हैं, अलग अलग स्टेटमेंट को लेके भी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हैं आज के। देखिए क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग दिस सैंपल साइज। किसकी बात हो रही है? सैंपल साइज की बात हो रही है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा, मतलब यहाँ पर ये है पहला कथन जो दिया है कि नमूना जो सैंपल साइज हम लोग लेते हैं रिसर्च के दौरान, ठीक है, उसकी बात हो रही है। आकार निर्धारण करने के लिए समय और लागत प्रासंगिक है, मतलब उसमें समय भी लगती है और लागत भी लगता है। ठीक है, ये बात है। और लगती है, दोनों ही चीजें लगती हैं। दूसरा कथन दिया है नमूना, मतलब जो सैंपलिंग है, नमूना त्रुटि निर्धारित करने में इकाई वार और आइटम वार गैर प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिट वाइज एंड आइटम वाइज नॉन रिस्पॉन्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग सैंपल एरर। तो ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत है ये देखना है। बात है सैंपल साइज को लेकर के, जिसको कि हम रिसर्च के दौरान यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, रिसर्च के दौरान हम इसे यूज करते हैं। देखिए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो दोनों ही स्टेटमेंट ये बेसिकली गलत हैं। ठीक है, पहला क्या था कि टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग दी सैंपल साइज, बल्कि सैंपल साइज जब भी हम ले रहे होते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो फिलहाल ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो फिर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है एजर्शन एंड रीजन। क्या एजर्शन है यहाँ पर? मतलब एक तथ्य दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है। 22 की अगर बात करें, एक अभिकथन दिया है, उसका एक कारण दिया गया है। क्या दिया है? स्टैटिक रैम इज यूजुअली यूज्ड फॉर द मेन मेमोरी ऑफ द पीसी पर्सनल कंप्यूटर व्हाइल डायनेमिक रैम इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैश। इसका रीजन दिया है स्टैटिक रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डायनेमिक रैम। या फिर जो हमें तथ्य दिया गया है, जो फैक्ट दिया गया है, या जो अभिकथन कहें, या फिर हम इसको एजर्शन बोलें, क्या दिया गया है? क्या दिया है यहाँ पर कि स्टैटिक रैम का उपयोग आमतौर पर पीसी की मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है, जबकि डायनामिक रैम का उपयोग सीपीयू कैश के लिए किया जाता है। इसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में तेज और अधिक महंगी होती है। तो ये दो यहाँ पर बेसिकली एजर्शन दिया है एक, और एक रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताना है कि क्या जो एजर्शन दिया है उसका जो कथन दे रखा है वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दोनों अपनी ही जगहों पर गलत हैं, या दोनों अपनी जगहों पर सही है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, और सही आंसर इसका हो जाएगा, जो सही होगा इसमें एक्चुअली जो पहला है एजर्शन है वो गलत है, और उसका रीजन जो है वो सही दिया गया है। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। एजर्शन और रीजन यहाँ भी दिया गया है। अब क्या मीनिंग है एजर्शन रीजन की अगर बात करें, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि कुछ बच्चे अगर कनेक्ट होते हैं हमारे ऐप के भी, तो फिर हम इसमें आगे देखें कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी एजर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ जितनी यूनिट्स हैं आपकी उसमें से एजर्शन रीजन
के जो क्या कहेंगे इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कैसे हम बेसिकली इसको देखें, तो जब भी एजर्शन और रीजन आए, फैक्ट और उसका कारण दिया गया हो, तो सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं देखने की कि इनको अपनी अपनी जगहों पर देख लें कि क्या ये दोनों ही बातें जो लिखी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, सही कहा जा रहा है कि गलत कहा जा रहा है, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, और एजर्शन और रीजन में से अगर कोई भी एक जो बात कही गई है अगर फॉल्स आ जाती है तो हम अपनी बात को वहीं पर खत्म कर देते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये दो बातें लिखी गई हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि जो एजर्शन दिया गया है ये क्या निकल के आ रहा है, ये फॉल्स निकल करके आ रहा है, और यहाँ पर ये जो रीजन दिया गया है ये है ट्रू, ऐसे अलग अलग निकल करके आ रहा है। तो इसको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, तो इसको हम ये कहते हैं कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो हम अपनी बात को यही खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि ये दोनों ही सही है, मतलब एजर्शन भी सही हो जाता है और आपका रीजन भी सही हो जाता है, मीनिंग बोथ आर ट्रू। अगर ये सही है तो हम ये देखते हैं कि जो एजर्शन है, मतलब यहाँ पर ये लिखा है, देखिए एजर्शन का मतलब हो गया एक तथ्य दिया गया है, कोई एक फैक्ट दिया गया है और उसका नीचे कारण बताया गया है। मतलब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब एजर्शन को हमको रीजन के साथ कनेक्ट करना होता है बिकॉज लगा करके। लाइक टीचर्स शुड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस because asking questions can arouse curiosity and develop a passion for learning। ठीक है, मतलब शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से जिज्ञासा जागृत होती है और सीखने के प्रति जुनून विकसित होता है। मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किस तरीके से हम एजर्शन और रीजन को सॉल्व करेंगे ये वो बातें हैं। ठीक है, तो अगर एजर्शन और रीजन में कोई भी एक कहीं भी बात गलत होती है, मतलब फॉल्स आता है, तो हम आगे नहीं देखेंगे कि कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है, रीजन इसकी सही व्याख्या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, बातें ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही बातें सही दिख रही हैं तो हमें इसके आगे वाले स्टेप पर चलना है। फिर ये देखना होता है कि जो कथन दिया गया है, क्या जो नीचे लिखा हुआ है उसको जो हम बिकॉज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या ये इसकी सही व्याख्या कर पा रहा है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये सही व्याख्या करता हुआ दिख रहा है। मतलब शिक्षकों को विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से जिज्ञासा जागृत होती है और सीखने के प्रति जुनून विकसित होता है। इट मींस ये दोनों ही बातें सही हैं और आर भी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से हम एजर्शन और रीजन को किस तरीके से एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं ये इसके अंतर्गत देखा जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल में ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका भी अगर बात करें तो यहाँ एजर्शन कथन जो दिया है, क्या दिया गया है कि टीचर्स शुड इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि आस्किंग क्वेश्चंस कैन एरोज क्यूरियोसिटी एंड डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चंस को पूछते रहना क्या है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है किसको लेकर के, लर्निंग को लेकर के, कि बच्चों की लर्निंग हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी एजर्शन और रीजन हमें आया हुआ दिखता है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर है 24। Assertion or reason again, indoor air pollution is indoor air pollution is a serious hazard to health। मतलब यहाँ पर क्या है, अभिकथन दिया हुआ है, अब दोनों बातें देख लेनी है, सही है गलत है। सबसे पहला जब भी हम एजर्शन रीजन को देखें तो सबसे पहले ये देख ले कि जो एजर्शन दिया गया है क्या वो सही है और जो रीजन दिया गया है वो भी सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स निकल करके आता है तो हम वहीं पर बात को खत्म कर देंगे। ठीक है, तब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एजर्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बात हो रही है कि इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हैजार्ड टू हेल्थ। इसका रीजन यहाँ पर बताया गया है कि डिफ्यूजन ऑफ एयर पॉल्यूशंस
इज लिमिटेड इन द इंडोर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये दोनों बातें अपनी जगह पर क्या सही हैं या दोनों ही बातें अपनी जगह पर गलत हैं, कोई एक गलत है सही है क्या है। अगर एक भी गलत होता है तो हम आगे स्टेप इसमें बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, घर के अंदर का वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ठीक है, कारण क्या दे रहा है कि घर के अंदर के वातावरण में वायु प्रदूषकों का प्रसार सीमित है। तो क्या ये सही लग रहा है या दोनों बातें ये सही दिख रही हैं हमें, तो हम पहले इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है एक्चुअल में, दोनों ही बातें सही हैं और आर भी इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये दोनों चीजें सही हैं। तो जब सही हो गई, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो जब दोनों सही है तब हमने नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया। फिर ये देखा कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो हम ये जो बीच में बिकॉज लगा रहे हैं या क्योंकि लगा रहे हैं, क्या ये उचित है कि नहीं है। सो इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस हैजार्ड टू हेल्थ बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स इज लिमिटेड इन द इंडोर एनवायरमेंट। ठीक, सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो ए ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, assertion एंड रीजन अगेन। In the world as a whole, environment has degraded during past several decades. क्या कह रहा है अभिकथन, क्या कह रहा है कि पिछले कई दशकों में पूरी दुनिया में पर्यावरण का क्षरण हुआ है। तो बात सही लग रही है। इसका कारण दिया है कि विश्व की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो क्या ये इसका कारण सही है, पहले तो ये देख लें कि ये दोनों बातें अपनी जगह पर सही है कि नहीं है। ठीक, तो पहली बात भी सही लग रही है और विश्व की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक, दोनों बातें अगर अपनी जगह पर सही है मान लीजिए, तो क्या पहला जो अभिकथन लिखा हुआ है इसकी जो कारण है वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखना है। तो देखिए, है तो दोनों बात सही है अपनी जगह पर, सो दोनों बातें सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों अगर सही है तब नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे, लगा के देख लेते हैं। बिकॉज क्या है, in the world as a whole, environment has degraded during past several decades because the population of the world has been growing significantly। तो ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो बात जो होगी जो सही है, both A and R are true, R is not the correct explanation। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एजर्शन क्या है और रीजन क्या है, यहाँ पर एजर्शन है, ये रीजन है। क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। मतलब पर्यावरणीय स्थिरता की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। तो क्या ये बात सही है, पहले तो ये देख लेना है।
दूसरी बात क्या लिखी है कि पर्यावरण कैसे काम करता है और विभिन्न मानवीय विकल्प पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में हमारी समझ जो है वो अपर्याप्त है। तो क्या ये दोनों बातें अपनी जगह पर सही दिख रही हैं, पहले तो हमें ये समझ लेना है, और अगर सही दिख रही है तो उसके आगे बढ़ना है। अगर इनमें से एक भी बात हमें गलत लग रही है तो हमारा जवाब वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है। क्या लिखा है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। रीजन क्या है कि आर अंडरस्टैंडिंग of how the environment works and how different human choices affect the environment is inadequate. देखिए, तो दोनों ही बातें सही हैं और जो आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जब दोनों बातें सही होती हैं, दर्शन भी सही लग रहा है हमें और रीजन भी सही लग रहा है, जब दोनों ही सही हैं तभी हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाते हैं। उसके बीच के जो बिकॉज की बात मैं कर रही हूँ तब उसके लिए आगे स्टेप बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व बिकॉज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द environment works and how different human choice affect the environment is inadequate। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये भी सही है, जो बातें लिखी हैं ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ट्रू होगा, दोनों बातें ट्रू होंगी तभी जाके कहीं ना कहीं नहीं, एक सेकेंड, फिलहाल ये जो ए ऑप्शन है ये सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। 27 भी एजर्शन और रीजन को ही दिखा रहा है। क्या है एजर्शन और क्या है रीजन, तो पहले क्या देख लेंगे, सही है कि नहीं बातें। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। मतलब रचनात्मक मूल्यांकन, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को क्या करता है, तेज कर देता है। तो क्या ये बात सही है। दूसरा है एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। ठीक है, जो योगात्मक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। तो क्या ये बात सही है, इसको समझिए। तो क्या है, अगर बात करें अभिकथन की कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है। ठीक है, तो क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, शिक्षण के दौरान होता रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या, लर्निंग की जो स्पीड है उसको तेज करता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तेज करता है। लेकिन अगर इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो ये कहना थोड़ा सा बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जैसे कि बात कही कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो हम उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। दिस इज वन इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो अगर ये एक चीज एक गलत आ गया है तो हम अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर ये आंसर खत्म हो जाएगा। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो इसके बीच में हम क्योंकि लगा करके नहीं देखने की जरूरत है कि जब एक फॉल्स आ गया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, एजर्शन एंड रीजन अगेन। क्या है क्या लिखा है कि एजर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलर आइस। ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय जो बर्फ होती है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी या पिघलेगी। इसका कारण दिया गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइज, या वैश्विक तापमान बढ़ेगा। मतलब इसकी अगर ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो ध्रुवीय बर्फ जो क्या होगी, पिघलेगी, जिससे कि वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा। तो ये क्या सही है दोनों बातें अपनी जगहों पर। तो पहले तो ये देखना है कि ये दोनों चीजें जो लिखी हुई हैं ये सही है कि गलत है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या जो रीजन दिया गया है, अगर दोनों बातें सही हैं तो जो रीजन है क्या वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, या अगर कोई भी एक फॉल्स होगा तो हम अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या है कि दोनों ही बातें सही हैं और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि दोनों बातें सही हैं। जब सही निकल करके आ गया है तो आर क्या है, सही एक्सप्लेनेशन शो करता है किसको लेकर के, मीनिंग इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड वुड मेल्ट पोलर आइस बिकॉज ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइज। ठीक है, आगे बात करते हैं। 29 देखिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन
इनहेल्ड कॉज डेथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन। मतलब क्या कह रहा है कि जब कार्बन ऑक्साइड जो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के द्वारा अंदर जाने पर मृत्यु का कारण बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉज डेथ। तो ये सही है, शायद सही सही है ये बात। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जाकर के कहीं ना कहीं संयोजित हो जाती है या मिल जाती है, तो ये कारण हो जाता है उसके व्यक्ति की मौत का। तो क्या ये दोनों बातें सही है? तो पहले तो ये समझ लें, कोई भी एक फॉल्स होगा तो हम अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर फॉल्स नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे कि क्या इसके जो रीजन दिया है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखा जाए तो ये दोनों बातें ही सही हैं। और सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्योंकि ये दोनों सही हैं, ठीक है, तब हमने आगे देखा, अगर फॉल्स हो जाता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन एजर्शन भी सही है और जो रीजन है वो भी सही दिया गया है। तो फिर यहाँ पर इसको क्योंकि लगा करके बात अपनी क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये कथन है, ये एक क्या तथ्य दिया है और उसका एक कारण बताया गया है कि क्या इसके वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड कॉज डेथ, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्या कह रहा है 30 कि recycling of materials is a must for the maintenance of the biosphere। मतलब जैव मंडल के रख रखाव के लिए पदार्थों का पुनर्चक्रण आवश्यक है, रिसाइकिल करना उसको, ठीक है, दोबारा से उसको बनाना। क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह की दिशा, खाद्य श्रृंखला में यह एनर्जी फ्लोज डायरेक्शनलिटी इन अ फूड चेन। ओके, उसके प्रवाह की दिशा एक्चुअली वो उसको इंडिकेट करती है। तो एजर्शन दिया है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इज मस्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बायोस्फीयर। तो अब ये देखना है कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, तो दोनों ही बातों को पहले देख लेंगे कि दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बातें सही हैं लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, दोनों बातें सही हैं लेकिन हम यहाँ पर बिकॉज लगा करके इसको नहीं कह सकते कि जो रीजन है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन एजर्शन का करता है। तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 है, assertion and reason again। क्या है ये? assertion है और ये reason है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और रीजन में दे रखा है दीज रिडेट हीट रेडिएशन एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये ऊष्मा विकिरण को पुनः विकीर्ण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाते हैं। ठीक, तो पहले तो हम ये समझ लें कि ये दोनों ही क्या जो स्टेटमेंट दिए हैं या जो कारण है अभिकथन दिए हुए हैं ये सही है कि गलत है, और उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, दोनों ही बातें सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये दोनों बातें सही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ये बात भी सही है। और दीज रेडिएट हीट रेडिएशन एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही है। ठीक है, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दीज रेडिएट हीट रेडिएशन एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एजर्शन एंड रीजन है नॉइस इज कॉल्ड अ स्लो क्लेटर। जो शोर होता है, बहुत तेज शोर होना, वो क्या है, एक धीमा हत्यारा कहा जाएगा या फिर धीमे धीमे किल करना किसी को या मारना। इसका रीजन है द क्रैकर्स इंक्रीजेस द नॉइज लेवल टू 80 to 100 dB।
या अभिकथन की अगर बात करें तो अभिकथन यहाँ पर क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण कि शोर को धीमा हत्यारा कहा जाता है और पटाखे शोर के स्तर को 80 से 100 डीबी तक बढ़ा देते हैं। तो क्या ये दोनों बातें अपनी जगहों पर सही हैं, पहले तो ये देखना है। और अगर कोई एक गलत है तो हमारी बात यहीं पर खत्म हो जाती है, और अगर कोई एक सही है तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या ये चीजें सही लिखी गई हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर क्या है, सही है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सिंपल सा है, बस हमें थोड़ा सा जो भी कंटेंट है या टॉपिक है वो थोड़े हमें जरूर क्लियर होने चाहिए, नहीं तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। दोनों ही सही है और इसका जो रीजन है ये भी सही दिया गया है। क्योंकि तो क्या है, नॉइज इज कॉल्ड अ स्लो किलर बिकॉज द क्रैकर इंक्रीजेस द नॉइज लेवल टू 80 to 100 dB। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 33 क्वेश्चन नंबर। एजर्शन है प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, मतलब वर्तमान में जो वैश्विक वायुमंडल है क्या हो रहा है, उसका ताप का स्तर बढ़ रहा है या वो बहुत ही गर्म हो रहा है। ठीक है, ये एजर्शन दिया है कि प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप। रीजन क्या कह रहा है कि रीजन है द डिप्लेशन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन यूवी रेडिएशंस रीचिंग द अर्थ। ठीक, क्या है अभिकथन यहाँ पर, या एक तथ्य की बात करें तो क्या तथ्य है यहाँ पर कि वर्तमान में वैश्विक वायुमंडल क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और उसका जो कारण दिया है, क्या दिया है कि समतापमंडलीय ओजोन परत के क्षय के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पहुंचने वाली यूवी रेज जो है उनमें वृद्धि हो गई है। तो पहले ये देखना है क्या ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं या इनमें से कोई भी एक बात गलत है। अगर दोनों बातें सही हैं तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक गलत है तो हम क्या करते हैं, अपने आंसर को यहीं पर रोक देते हैं और आंसर इस तरह से हो जाता है, कोई एक सही हो जाता है और कोई एक इसमें गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमको अपने टॉपिक्स पर थोड़ा सा कमांड करने की जरूरत है। So both are true, but R is not the correct explanation of A। तो B जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन ये सब हम तभी समझ पाएंगे कि सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है जब हमें थोड़ी टॉपिक्स पर अपने कमांड होगी या उसके बारे में हमें जानकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। एजर्शन और रीजन, फिर से एजर्शन है और रीजन है। क्या कह रहा है एजर्शन एजर्शन है और रीजन है। Assertion है the internet is one of the popular service offered on the world wide web। या फिर जो तथ्य दिया गया है या अभिकथन दिया गया है, क्या दिया गया है कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW भी कह देते हैं, पर दी जाने वाली एक लोकप्रिय सेवाओं में से एक है इंटरनेट। तो क्या ये सही है, पहली बात तो। दूसरा इसका जो कारण दे दिया है ये है WWW नेटवर्क सुलभ जानकारी का एक ब्रह्मांड है, या फिर द WWW इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दो अभिकथन जो दिया है और जो कारण है ये दोनों सही हैं या नहीं है। पहले तो देख ले उसको कि ये दोनों बातें सही लिखी गई हैं कि नहीं लिखी गई हैं, ये बातें सही हैं कि गलत हैं। तो पहले देख ले हम, तो जो पहला जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो लग रहा है गलत, और दूसरा जो रीजन दिया गया है वो लग रहा है सही। तो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हाँ, पहला गलत है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो जैसे कि मैंने कहा था, दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स आ जाता है तो हमें अपने आंसर को वहीं पर रोक देना है। तो यहाँ पर ये फॉल्स निकल रहा है और ये ट्रू निकल रहा है। इट मीन्स सीधे सी बात है, जो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो हमें आगे कहीं नहीं बढ़ना है। लेकिन अगर ये ट्रू होता तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते और फिर देखते कि क्या सही क्या जो रीजन है ये सही व्याख्या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 35। क्या है 35, इतने ही क्वेश्चन थे दर्शन और रीजन के। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर हैं। क्या है देखिए, हाँ जी, what is a small text file that a web server store on a user's hard drive when he visits certain website। मतलब वह छोटी टेक्स्ट फाइल क्या है जिसे वेब सर्वर उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर
तब संग्रहित करता है जब वो कुछ वेबसाइट देख रहा होता है या देखता है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुकीज, कुकी हो गया, हिस्ट्री हो गया, लॉग जैम हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया। ठीक है। व्हाट इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑन अ यूजर्स हार्ड ड्राइव व्हेन ही विजिट्स सर्टेन वेबसाइट। अभी अब जो क्वेश्चंस नेक्स्ट होंगे बेसिकली वो आपके असर्शन रीजन के इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर अब 35 पर आ जाइए। अब इतनी बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी कि जब भी हम असर्शन रीजन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके डेफिनेटली मैक्सिमम यूनिट जो है कवर कर लेता है ये। मीनिंग हर यूनिट से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूछ ही लिया जाता है असर्शन रीजन के पैटर्न पर क्वेश्चन। तो आपको असर्शन रीजन में पहले तो ये देखना है कि क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो हम आगे बात करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो हम अपने आंसर को वहीं पे रोक देते हैं। अब मान लीजिए एक ट्रू निकल आता है तो हम देखते हैं जो रीजन है क्या वो सही है, उसका जो आदिकतन दिया है उसका वो सही रीजन है कि नहीं है, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 35 की, तो सही जो आंसर इसके लिए हो जाएगा वो है आपका कुकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। विच टर्म इज यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल? मतलब यहाँ पर इसका है जो अवांछित ईमेल की अगर बात करें या जो डिजायरेबल नहीं थे उनकी बात करें। ठीक है, तो अवांछित वाणिज्य ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जिनकी जरूरत नहीं थी, कुछ ऐसे मेल की अगर बात करें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? जंक के नाम से, स्पैम के नाम से, र्यूमर के नाम से, या हाइपर टेक्स्ट के नाम से? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 36 की। विच टर्म इज यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल? तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका स्पैम। मतलब जो अवांछनीय मेल हमारे पास आ जाती है हम उससे संबंधित यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हम उसको देख रहे हैं या वो हमारे पास आ गया है, डिस्टर्बिंग है कहीं ना कहीं। ठीक है, 37 पे आइए। An output device that uses words or messages recorded on a magnetic medium to give audio responses is called, या फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 37। क्या कह रहा है 37? एक आउटपुट डिवाइस जो ऑडियो प्रतिक्रिया देने के लिए चुंबकीय माध्यम पर रिकॉर्ड किए गए शब्दों या संदेशों का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप कहते हैं, वॉइस रिस्पॉन्स यूनिट कहते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन यूनिट कहते हैं, या वॉइस बैंड कहते हैं? हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं अब 37 को लेकर के। ठीक है, so an output device that uses word or messages, an output device की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, that uses words or messages recorded on magnetic medium to give audio responses is called magnetic tape। ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा 37 के लिए। ठीक है, तो 37 का जो आंसर है वो ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। OCR स्टैंड्स फॉर, मतलब OCR का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ही होता है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो OCR का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या लिखा है? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो क्या है ये बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों की सूची में से उनका चयन करिए जो शिक्षण की विशेषताओं और बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करते हैं। इंगित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। जो शिक्षण के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं और उसकी खुद की विशेषताएं हैं उसको शो करते हैं। तो सबसे पहला है इफेक्टिव टीचिंग मस्ट इन्वॉल्व सम फीडबैक। टीचिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग। टीचिंग implies making others learn. Teaching require convincing others. Teaching can take place without formal communication। ठीक है, तो क्या इसमें हो जाएगा? इसकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट 3 and 5। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 3 and 5। फर्स्ट 3
एंड 5। क्या कह रहा था कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। सो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मस्ट इन्वॉल्व सम फीडबैक, उसके बिना काम नहीं चलेगा। टीचिंग इम्प्लाइज मेकिंग अदर्स लर्न, टीचिंग का मतलब ही कुछ किसी को सिखाने से है। और टीचिंग कैन टेक प्लेस विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, जरूरी नहीं कि जो कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो रही है, वो फॉर्मल ही हो, इट कैन बी इनफॉर्मल। तो क्या गलत हुआ यहाँ पर, टीचिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग, केवल ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग नहीं होता है। टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर, टीचिंग में हम किसी को कन्विंस करने का काम नहीं करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो बी ऑप्शन देखिएगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। From the list of the following statements, select those which indicate the characteristic and basic requirement of effective teaching. शायद ये भी हुआ था क्या, नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसके जो आपके कहेंगे ऑप्शन कहेंगे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। Effective teaching emphasizes the ability to develop relationship between one's student. An effective teacher should be a good seller or ideas. Effective teaching is always formal in nature, and effective teachers who are most successful in helping students learn are, देखिए सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड 5। फर्स्ट, सेकेंड एंड 5, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फिफ्थ है। क्या है, फर्स्ट, टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन आप टीचिंग को संभव नहीं मान सकते हैं, मतलब कम्युनिकेट करना आपका इंपॉर्टेंट है, वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है, इफेक्टिव टीचिंग एम्फसाइजेस द एबिलिटी टू डेवलप रिलेशनशिप बिटवीन वंस स्टूडेंट के बीच में। टीचिंग में क्या है, बच्चे बैठे हैं तभी तो आप टीचिंग कर रहे हो। ठीक है, तो स्टूडेंट के साथ एक अच्छा रेपो भी डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव टीचर्स हु आर मोस्ट सक्सेसफुल इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न आर, तो क्या गलत हो रहा है यहाँ पर कि एन इफेक्टिव टीचर शुड बी अ गुड सेलर और ऑफ आइडियाज, ऐसा नहीं है। दूसरा है, इफेक्टिव टीचिंग इज ऑलवेज फॉर्मल इन नेचर, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये पीछे भी एक पिछले क्वेश्चन में भी ये बात थी। ठीक है, तो पहला, दूसरा और जो पांचवा ऑप्शन है ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, पहला, दूसरा, पांचवा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। Question number 41 है, a researcher divides his population into some groups and fixes the number of samples from each group. With what is this type of sampling called? ठीक है, मतलब एक शोधकर्ता क्या करता है कि अपनी जनसंख्या को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है। अपनी जनसंख्या मतलब जितनी भी पॉपुलेशन उसने अपने रिसर्च के लिए ली है उसको विभाजित कर देता है, और प्रत्येक समूह से नमूनों की संख्या तय करता है कि प्रत्येक जितने भी उसने समूह बनाए हैं, जितना विभाजित कर दिया पूरी जनसंख्या को, अब जितने भी उसने ग्रुप बनाए हैं सब में से सैंपल क्या करता है, निकालता है। समूहों की संख्या, प्रत्येक समूह में से नमूनों की संख्या क्या करता है, तय करता है। इस प्रकार के नमूने को क्या कहा जाता है। ठीक है, हम सैम्पलिंग करते हैं ना, सैम्पलिंग के कई टाइप हैं, तो उसी को बताना है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, क्वार्टर सैम्पलिंग होगा, क्लस्टर सैम्पलिंग होगा, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो सही जो होगा वो हो जाएगा आपका क्वार्टर सैम्पलिंग, जिसमें बेसिकली संपूर्ण जनसंख्या को कई भागों में विभाजित कर लिया और हर भाग से क्या लिया हमने, नमूने या सैम्पलिंग साइज ले लिया, और उसके बाद अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या कह रहा है, Which of the following statement applies in the context of online teaching method? ऑनलाइन टीचिंग को लेकर के बात हो रही है, उससे संबंधित यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, हमें बताना है कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22, ऑनलाइन शिक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बयान लागू होता है, यह सही है। द टीचर डज नॉट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में टीचर हेल्प नहीं कर पाता है। लर्नर्स हैव अ ग्रेटर रोल इन द एजुकेशनल प्रोसेस, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन, एंड इट इज रिजिड इन नेचर। तो क्या सही हो जाएगा, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, 42 की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है 42 में देखिए,
2 and 4, 2 and 4 देखिए, दो बातें यहाँ पर जितनी बातें लिखी हैं इनमें से केवल दो बातें सही हैं, 2 and 4 किसके किसके उसको लेकर के, learners have a greater role in the educational process and there is a greater possibility of self learning and motivation। तो मतलब यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन जो है सही है, उसके अलावा जो है ऑनलाइन टीचिंग के रिगार्डिंग गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अ टीचर्स सक्सेस एट द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग कैरियर इज, मतलब यहाँ पर यह है कि अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में, अध्यापन व्यवसाय की बात हो रही है और इसके आरंभ में मतलब जब शुरू करता है टीचर पढ़ाना, आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक क्या है, और अध्यापक अगर सफल हो जाता है तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है उसकी सफलता का। ठीक है, तो जो सबसे सही जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। एक जो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसका जो एक दृष्टिकोण है जीवन को लेकर के, वो उसकी सफलता का राज हो जाता है अगर हम शिक्षण के क्षेत्र की बात करते हैं या किसी अध्यापक को लेकर के बात करते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 44, क्या कह रहा है 44, ये है आपके किशोरावस्था से संबंधित या उसकी विशेषताओं से संबंधित। 44 है, which of the following can be described as emotional changes during the adolescent stage। किशोरावस्था की जो अवस्था है उसमें कुछ भावात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित ये विशेषताएं दे रखी हैं, बताना है इससे संबंधित है नहीं है। पहला है इट इज स्टेज ऑफ, यह विवेक के गठन की स्थिति है। दूसरा है यह सोच और अभिनय का एक अजय चरण है। तीसरा है जेनेटिक वेरिएशन इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज कॉल्ड अ मॉडल ऑफ डिफरेंशियल सस्पेक्टिबिलिटी। देयर इज अ रेनिसेंस ऑफ लिबिडो। ओके, फिफ्थ है द रिजल्ट आर वर्स फॉर गर्ल्स देन फॉर बॉयज। ठीक है, एडोलेसेंट एज या जो किशोरावस्था की हम बात करते हैं, ठीक है, टीनेजर्स बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं या इस स्टेज में आते हैं, तो उनके संबंध में जो नीचे लिखी बातें हैं वो सही हैं गलत हैं या कौन सी उनको टैली करती है। जो सही जो बात हो जाएगी, बेसिकली ये सारी ही बातें जो है वो इस एज ग्रुप के बच्चों को से संबंधित है, जितनी भी बातें लिखी हुई जो टीनेजर्स होते हैं या किशोरावस्था को बिलोंग करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल या टर्म इज यूज्ड फॉर वायरलेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस लोकेटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर ये है कि कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा, वायरलेस डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कम डिस्टेंस है और वायरलेस का यूज नहीं हो रहा है तो इस टर्म को हम कहते हैं ब्लूटूथ से हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखिए 46 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। Aggressive children can easily judge the intention of others। जो आक्रामक बच्चे होते हैं वो दूसरों का, या आक्रामक बच्चे आसानी से दूसरों के इरादों का अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टेटमेंट सही है कि गलत है। दूसरा है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स मे हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, या फिर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है कि सही है, तो देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, ऐसे टाइप इवेलुएशन इज नॉट रिलायबल बिकॉज, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं या उनके आंसर्स लिखे होते हैं वो बहुत रिलायबल नहीं माने जाते हैं, बहुत विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? निबंध प्रकार के परीक्षण जो होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलवेज गिव डिफरेंट आंसर्स, देयर रिजल्ट्स वेरी, देयर टेस्टिंग मे बी अफेक्टेड बाय द मूड ऑफ द एग्जामिनर, देयर आंसर स्टाइल वेरी। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर लिखे जाते हैं बच्चों के द्वारा, यहाँ पर इस प्रकार के जो क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चंस या आंसर होते हैं इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसका मेन कारण होता है their testing may be affected by the mood of examiner, mood of examiner मतलब कॉपी चेक करते वक्त क्या है, क्योंकि लंदी होते हैं, विचार प्रस्तुत किए हुए होते हैं, जो भी बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वन वर्ड जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे उसकी रिलायबिलिटी देखा जाए तो ज्यादा होती है जब टीचर कॉपी चेक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐसे टाइप आंसर्स की बात अगर करें तो कभी कभी टीचर का मूड क्या कह रहा है उसको कभी बहुत अच्छा भी लग सकता है, टीचर को वही विचार बहुत खराब भी लग सकते, किसी को अच्छे लग सकते हैं। तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी में थोड़ा सा हमें क्या है, रिलायबिलिटी कम या बहुत रिलायबल नहीं महसूस होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर का खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं डेवलप होने लगता है पूरे आंसर को लेकर के या निबंध को लेकर के। किसी को बहुत सही लगता है, किसी को गलत लगता है, उसी के हिसाब से उसको वो मार्क्स देना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी जांच परीक्षक की मनोदशा से प्रभावित हो सकती है, बायस हो सकता है जो एग्जामिनर। 48 है, एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन ऑन मेमोरी, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन दिस एक्सपेरिमेंट इज। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पूछ रहा है, मतलब नींद की कमी का स्मृति पर प्रभाव जानने के लिए, जो नींद है अगर वो कम सो रहा है कोई, नींद की कमी का स्मृति मेमोरी पर प्रभाव जानने के लिए एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में आश्रित चर कौन सा होगा? ठीक है, नींद हम सोते हैं तो उसका प्रभाव हमारी मेमोरी पर किस प्रकार से पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि कौन सा डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट नंबर ऑफ आवर्स अ लर्नर रिमेन्स विदाउट स्लीप, मेमोरी स्कोर है नंबर ऑफ लर्नर्स इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप remained without sleep, and correlation between hours of sleep and fatigue। तो सही आंसर हो जाएगा, अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर मेमोरी स्कोर हो जाएगा, क्योंकि नींद पर डिपेंड कर रहा है। जितनी नींद हम ले रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब इसका पूरा प्रभाव हमारी मानसिकता पे भी पड़ता है, हमारे फटीग पर भी पड़ता है, मेंटल फटीग पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार से 49 देखिए क्या कह रहा है, Research design is particularly concerned with which of the following feature in research। रिसर्च की बात यहाँ पर हो रही है, क्या लिख रहा है, 49 क्वेश्चन नंबर है ये, और क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अनुसंधान डिजाइन विशेष रूप से अनुसंधान में निम्नलिखित में से किस विशेषता से संबंधित है? सैंपल सिलेक्शन से, प्लानिंग से, चूजिंग द इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, चूजिंग द एरिया ऑफ इंक्वायरी। ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये तीनों सही होंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट डिजाइन में हम क्या करते हैं, बेसिकली वहां पर कितना सैंपल साइज लेना है, किस तरीके से नेक्स्ट प्लानिंग करनी है, डेटा को कलेक्ट किस प्रकार के टूल से करना है, इन सभी चीजों को हम प्लान कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लियरली स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। अगर हम क्या करते हैं, निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? आप उपकल्पना मतलब जो हाइपोथेसिस होती है ठीक से अगर फ्रेम कर रहे होते हैं तो बेसिकली उसका क्या एडवांटेज हमें मिल जाता है। It forces the researcher to think seriously and specifically about the possible consequences of a study. It simplifies the study, it clarifies definition and it reduces research biases। क्या हो जाएगा, तो पहला जो ऑप्शन है ये जो है सही होगा, पहला वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है। तो ये ऑप्शन जो है वो इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखे। अगर आप इसको देखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। कल फिर से हम कुछ अन्य
क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। कल आपसे मुलाकात होती है।